एलवी नाम का ये आदमी अपनी गर्लफ्रेंड नैन्सी के साथ मिलके दुबई से केरला गोल्ड स्मगल करता है। काफी सालों से इस धंधे में होने के कारण अब एलवी को किसी का डर नहीं है। वो हर बार गोल्ड स्मगल करने के नए नए तरीके खोज ही लेता है और ये सब वो जिस शख्स के लिए कर रहा है उसका नाम है मूसा हाजी। हर बार की तरह आज फिर नैन्सी दुबई से गोल्ड लेके आई है। एयरपोर्ट से दोनों एक गाड़ी में सोना लेके निकलते हैं और बीच रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट फैजल नाम के शख्स के साथ हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से अब एलबी और फैजल में हाथापाई शुरू हो जाती है। दोनों बीच सड़क में एक बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर देते हैं। नैन्सी बहुत मुश्किल से एलबी को शांत करती है और फिर उसे वहाँ से लेके गाड़ी में चली जाती है। गाड़ी में बैठ के दोनों लड़ने लग जाते हैं, पर जब नैन्सी की नजर बैक सीट पे जाती है तो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ से सोने वाला वो बैग गायब है। दोनों हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये बैग गया कहाँ। वो गाड़ी को वापस मोड़ते हैं और उसी जगह पे जाके ढूंढने लगते हैं जहाँ उनकी लड़ाई हुई थी, पर बैग का वहाँ कोई नामो निशान नहीं है। अब एलबी समझ चुका है कि ये फैजल और उसके आदमियों की चाल थी। जानबूझकर उन्होंने लड़ाई करके हमसे हमारा बैग चुरा लिया। अब एलबी तुरंत मूसा के पास पहुँच के उसे ये खबर देता है और मूसा पूरे शहर में अपने आदमियों को भेज देता है फैजल का पता लगाने के लिए। अब मूसा के आदमी एलबी के साथ मिलके शहर का हर गली हर चप्पा छान देते हैं, पर फैजल का कोई सुराग नहीं मिलता। इसी बीच फैजल कासरगोड नाम के शहर में वो सोने का बैग लेके पहुंच जाता है। एलबी और मूसा के आदमी उसे दूसरे शहर में ढूंढ रहे हैं, पर फैजल वहां से भाग के कासरगोड पहुंच गया। अब कासरगोड पहुंचने पे फैजल को पता चलता है कि वहां हड़ताल चल रही है और आने जाने का कोई साधन नहीं, इसलिए वो फैसला करता है कि वहीं लॉज में रूम लेके एक रात वहीं बिताएगा और कल सुबह होते ही ये सोना बेचने निकल पड़ेगा। वहाँ दूसरी तरफ मूसा के आदमी एलबी के साथ फैजल के गांव पहुंच जाते हैं। उन्हें शक होता है कि रात को फैजल शायद अपने परिवार से मिलने जरूर आएगा, पर काफी देर बाद भी जब उन्हें फैजल का वहाँ कोई पता नहीं चलता तो एलबी का एक साथी फैजल के परिवार वालों को धमकी देता है। वो उन्हें कहता है कि फैजल को बोल देना कि जल्द ही हमारा सामान हमें वापस लौटा दे, नहीं तो उसके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। गांव में ऐसे अनजान लोगों को देख फैजल के गांव वाले फैजल के घर पहुंचते हैं, जिन्हें देख के एलबी और उसके साथियों को फैजल का गांव छोड़ के जाना पड़ता है। अब वहाँ कासरगोड में सुबह सुबह फैजल के कमरे पे कोई नॉक करता है। फैजल उठ के दरवाजा खोलता है और दरवाजे पे कोई और नहीं बल्कि एलबी खड़ा है और तभी हमें पता चलता है कि ये चोरी का सारा प्लान एलबी और फैजल ने मिलकर बनाया था। वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और वो रोड पे लड़ाई करना उनके प्लान का ही पार्ट था। अब एलवी और फैजल कासरगोड में चुराया हुआ सोना बेचने की कोशिश करते हैं, पर जिस शख्स के पास फैजल वो सोना बेचने जाता है वो मूसा का आदमी निकलता है। दोनों वहाँ से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के निकलते हैं, पर मूसा को इस बात की खबर अब मिल चुकी है। मूसा को पता चल जाता है कि फैजल कासरगोड में है और अकेला नहीं है, उसके साथ एक और आदमी भी है। अब फैजल को पकड़ने के लिए मूसा कासरगोड के लोकल एमएलए नारायणन को फोन करता है। मूसा को किसी भी कीमत पे अपना माल वापस चाहिए और उसके लिए उसको नारायण की मदद लेनी ही पड़ेगी। अब नारायणन आगे ये जिम्मेदारी एलेक्स नाम के पुलिस वाले को सौंपता है। एलेक्स एक खतरनाक पुलिस वाला है और नारायणन के सारे गैर कानूनी काम वही करता है, पर अब दूसरी तरफ फैजल और एलबी के लिए कासरगोड सेफ नहीं है। पूरे कासरगोड को पता चल चुका है कि फैजल यहीं छुपा हुआ है। मूसा ने अपने आदमी पूरे कासरगोड में फैला दिए हैं, इसलिए एलबी और फैजल वहाँ से भाग के मैंगलोर पहुँचते हैं। अब उनका प्लान है मैंगलोर में जाके ये सोना बेचने का, क्योंकि अब फैजल का चेहरा सबने देख लिया है, इसलिए मैंगलोर में एलबी भेष बदल के जाता है वो सोना बेचने के लिए। पर उनकी फिर से खराब किस्मत, इस बार एलबी जहां अपना वो सोना लेके जाता है वो नारायणन का आदमी निकलता है। फोन करके नारायणन को खबर दी जाती है कि यहाँ पे भी वो सोना बेचने आए थे। नारायणन ये खबर आगे मूसा को देता है और उसे बताता है कि इस बार सोना बेचने फैजल नहीं बल्कि उसका साथी आया था। बार बार इस साथी का जिक्र होता देख मूसा उन्हें एलबी की फोटो भेजता है। एलबी की फोटो को वो लोग जल्दी पहचान जाते हैं और उसको बताते हैं कि हाँ यही वो आदमी था जो सोना बेचने आया था। अब मूसा के सामने एलबी का राज भी खुल चुका है। वो समझ चुका है ये फैजल और एलबी की ये चाल है और दोनों ने मिलके उसका बेवकूफ बनाया है। मूसा नारायणन को बोलता है कि हमें एलबी और फैजल को जल्द से जल्द पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब बात मेरी इज्जत पे आ चुकी है। तुम उस पुलिस वाले को बोलो कि अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज करे और जल्द से जल्द उन चोरों का पता लगाए। एलबी और फैजल भी अब घबरा
घबरा चुके हैं क्योंकि हर जगह उनकी जांच पड़ताल चल रही है। वो पुलिस इंस्पेक्टर एलेक्स उन दोनों के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। एल्बी फैजल को बोलता है कि हम कुछ दिन गोवा चले जाते हैं, मामला जब थोड़ा शांत हो जाएगा तो वहाँ से निकल के सोना बेचने की कोशिश करेंगे। फैजल के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है और वो एल्बी के उस प्लान के लिए हाँ कर देता है और अगले दिन दोनों गोवा पहुँच जाते हैं। गोवा पहुँच के उन दोनों की मुलाकात विष्णु नाम के आदमी से होती है। क्योंकि विष्णु भी केरला से ही है इसलिए दोनों की दोस्ती हो जाती है और विष्णु उन दोनों को अपने दोस्तों से भी मिलवाता है। एल्बी विष्णु और उसके दोस्तों को अपना और फैजल का असली नाम नहीं बताता। वो उन्हें अपना नाम जेम्स और फैजल का मुनीर बताता है। कुछ दिन में पार्टी करने के बाद विष्णु एल्बी को बताता है कि उसके पिता कासरगोड में बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप के मालिक हैं। ये सुन के एल्बी और फैजल के दिमाग में आता है तो क्यों ना हम अपना सोना विष्णु के पिता को ही बेच दें। वहीं केरला में मूसा को उसके बॉस फिरोज का दुबई से फोन आता है। मूसा का माल चोरी होने की खबर फिरोज तक भी पहुंच चुकी है, इसलिए फिरोज मूसा को फोन करके पूछता है कि आखिर कौन है वो आदमी जिन्होंने हमसे माल चुराने की हिम्मत की। मूसा उसे एल्बी का नाम बताता है जिसका नाम सुन के उसके कान खड़े हो जाते हैं। फिरोज बोलता है मैं समझ गया एल्बी ये क्यों कर रहा है, वो मुझसे पुराना हिसाब चुका के बदला लेना चाहता है और इसीलिए हमारा माल लेके गायब है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाई देता है कि एल्बी और फिरोज एक साथ ही काम करते थे। दुबई से आने वाला गोल्ड वो केरला में स्मगल करके काफी पैसे बना रहे थे और ये सारा रिस्क लेके दुबई से केरला तक सोना लाने का काम मोहम्मद नाम का एक आदमी करता था। एक दिन मोहम्मद दुबई से 80 लाख का सोना लेके इंडिया आया था, पर मोहम्मद को बेवकूफ बना के फिरोज और उसके आदमी उससे वो सोना ले लेते हैं। अब जिस आदमी का ये माल था वो मोहम्मद को पैसों के लिए परेशान करने लग जाता है क्योंकि उसका माल तो फिरोज ले गया और मोहम्मद के पास उसे देने के लिए अब कुछ भी नहीं। एल्बी को जब पता चलता है कि फिरोज ने मोहम्मद के साथ कितना गलत किया है तो वो अपनी आवाज उठाता है, पर फिरोज उसकी आवाज को बंदूक की नोक पे दबा देता है। अब ना चाहते हुए भी एल्बी को फिरोज का साथ देना पड़ता है। अब 80 लाख के कर्जे में डूबे मोहम्मद को कोई आइडिया नहीं कि वो पैसे कैसे चुकाएगा और ऊपर से उस पे चोरी का इल्जाम भी लग चुका है। इसी शर्म में मोहम्मद ट्रेन के आगे कूद के अपनी जान दे देता है। एल्बी को जैसे ही इस बात का पता चलता है वो सीधा मोहम्मद के घर पहुंचता है। उसे पता है कि मोहम्मद एक निर्दोष आदमी था जिसकी जान बेवजह गई है और उस दिन मोहम्मद के घर एल्बी की मुलाकात होती है फैजल से। फैजल कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद का ही बेटा है। वहाँ एल्बी फैजल को बताता है कि कैसे फिरोज ने उसके पिता को झूठे केस में फंसा के एक चोर बना दिया जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी और उसी दिन दोनों ने फैसला कर लिया था कि एक न एक दिन फिरोज से बदला जरूर लेंगे। इतने सालों से दोनों प्लानिंग कर रहे थे और अब ये प्लानिंग सफल होती दिखाई दे रही थी। वहीं अब एलेक्स भी कोई कमी नहीं छोड़ता उन लोगों का पता लगाने की और उनके पीछे पीछे गोवा तक आ पहुंचता है। एल्बी और फैजल जैसे ही अपने कमरे में एंटर होते हैं उन्हें वहाँ सामने एलेक्स बैठा दिखाई देता है। बड़ी मुश्किल के साथ दोनों वहाँ से लड़ झगड़ के एलेक्स से पीछा छुड़ाते हैं और सीधा विष्णु के घर पहुँचते हैं। एल्बी को इस तरह हैरान परेशान होता देख विष्णु उससे पूछता है आखिर माजरा क्या है। एल्बी से सारी कहानी सुनने के बाद विष्णु उसकी मदद के लिए आगे आता है और उन दोनों को एक होटल में ले जाता है। ये होटल काफी सेफ है और विष्णु के पिता का है। विष्णु ने कहता है कि तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं होगा, तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकते हो। पर इतने में ही विष्णु और उसके दोस्तों पे बाहर से आए कुछ लोग उस कमरे में हमला कर देते हैं। हमला इतना खतरनाक होता है कि विष्णु के एक दोस्त विजयन को बुरी तरह चोट लगती है। सब यही सोचते हैं कि वो लोग एल्बी और फैजल का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच आए, इसलिए विष्णु उनको कहता है कि अब हमारा यहाँ रहना बिल्कुल सेफ नहीं, मुझे एक जगह का पता है, हमें जाके वहाँ छुप जाना चाहिए। विष्णु अपने दोस्तों के साथ एल्बी और फैजल को वहाँ से निकाल के एक जंगल के बीचों बीच सेफ हाउस में ले जाता है। अब वहाँ पहुँचते पहुँचते उनको रात हो जाती है और बारिश भी काफी तेज हो रही है। सब लोग बारिश में भीग जाते हैं और आग जलाने का इंतजाम करने लगते हैं। आग जलाने के लिए अब उनको केरोसिन चाहिए जो फैजल अपने पड़ोसियों से मांगने जाता है। अपने पड़ोसियों के घर केरोसिन लेने पहुँचे फैजल की नजर जब टीवी पे पड़ती है तो वहाँ उसे विष्णु और उसके दोस्तों की फोटो दिखाई देती
है। टीवी पर अब विष्णु और उसके दोस्तों की खबर चल रही है, जिसे देख के फैजल को पता चलता है कि विष्णु का असली नाम सुरेश है और ये सुरेश नारायणन का एक भतीजा है। सुरेश उर्फ विष्णु और उसके सारे दोस्त एक मर्डर केस में फरार हैं। इन लोगों ने कासरगोड में कुछ महीने पहले 2 युवाओं का मर्डर किया था और ये मर्डर इन्हें नारायणन ने करने को कहा था। इस मर्डर के बाद विष्णु और उसके सारे दोस्त फरार हो जाते हैं। अब ये खबर टीवी पे देख के फैजल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और एलबी को सारी कहानी समझाने लगता है। पर इससे पहले कि एलबी और फैजल को संभलने का मौका मिलता, सुरेश और उसकी गैंग उन पे हमला कर देते हैं। पर एलबी और फैजल दोनों मिलके सुरेश और उसकी गैंग को एक एक करके खत्म कर देते हैं। अब जंगल से बच के निकलने के बाद एलबी और फैजल के पीछे एलेक्स पड़ जाता है। एलेक्स उन पर पीछे से हमला करके उन्हें अपने जाल में फंसा लेता है। एलबी और फैजल कोशिश भी करते हैं एलेक्स से लड़ने की, पर एलेक्स उन पे भारी पड़ता है और दोनों को गोली मार के वहीं खत्म कर देता है। फैजल की तो मौके पे ही मौत हो जाती है, पर एलबी उस खाई से नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद एलबी की आंखें खुल जाती हैं और कहानी के आखिरी सीन में एलबी मूसा के सारे आदमियों को एक एक करके मारता हुआ दिखाई देता है। वो अपने दोस्त फैजल की मौत को भूला नहीं है और उसका बदला लेने के लिए तैयार है। इसके बाद जेल में बैठे उस एलेक्स नाम के पुलिस वाले को भी वो एक मैसेज भिजवाता है, जिस मैसेज में लिखा है कि मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ। और इसी के साथ आज की हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और अगली आने वाली वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।